बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। दोस्तों, आज के इस सत्र में हम एक प्रयोग करने वाले हैं जिसमें हम सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक की सहायता से गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालने वाले हैं। ग्राफ प्लॉट करेंगे कैलकुलेशन मेथड से। तो आइए हम फटाफट पूरा एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। ऑपरेटर्स यूज्ड के बारे में आपको डिटेल लिख करके दिया जाएगा। इसमें बता देते हैं आपको कि आप सिंपल पेंडुलम यानी ये एक भारी गोला जिसे हम सरल लोलक कहते हैं वो यूज करने वाले हैं। इसमें हम एक मीटर स्केल को यूज करने वाले हैं। सरल लोलक आप जानते हैं भारी गोला होता है जिसमें हुक लगा होता है जिसमें थ्रेड बांध करके हम लटकाते हैं। ठीक है, हमारे पास एक मीटर स्केल होनी चाहिए जिससे हम इस डोरी की लंबाई को नाप सकें। ठीक है, हम प्रभावी लंबाई की बात करेंगे। अभी आप समझेंगे कि हम मीटर स्केल से क्या नापने वाले हैं। और हम एक वर्नियर कैलिपर्स यूज करने वाले हैं। जी हाँ, वर्नियर कैलिपर्स को यूज करके इस पेंडुलम यानी लोलक का रेडियस हम निकालेंगे, त्रिज्या इसकी निकालेंगे। हमें उसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। और इस लोलक को लटका करके हम ऑसिलेशन कराएंगे, इसे आवर्त गति कराएंगे। तो उसे लटकाने के लिए कहीं भी हमें एक रिजिड सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इसे आप आराम से किसी दीवार पे भी लटका करके काम कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि ये ऑसिलेट करते समय बार बार दीवार से जाकर के ना टकराए। तो आइए हम देखते हैं आगे का एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों, देखा आपने कि हमने किन किन apparatus की यूज पढ़ने वाली है आज के इस एक्सपेरिमेंट को करने में। हमारे एक्सपेरिमेंट का एम क्या है, उद्देश्य क्या है, यानी हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालने वाले हैं सिंपल पेंडुलम को यूज करके। और जब सिंपल पेंडुलम को हम यूज करेंगे तो इसमें सबसे पहले जो हमें रिक्वायरमेंट है वो इस पेंडुलम के रेडियस की है। हमें इसकी त्रिज्या की जानकारी होनी चाहिए। और जैसा कि हमने अभी जाना कि इसकी त्रिज्या निकालने के लिए पहले हम इसका डायामीटर यानी व्यास निकालेंगे। गोले का व्यास, गोले का व्यास तो आप अच्छे से जानते हैं, उसे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। उसे हम वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से निकालेंगे। और वर्नियर कैलिपर्स का यूज कैसे करते हैं इसका एक पूरा वीडियो आपको दिया है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने वाली हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स उस वीडियो पर जाइए और वर्नियर कैलिपर्स से जुड़ी हुई सारी बातें आप वहां से सीख सकते हैं। अभी हम आपको ये बताएंगे कि ये वर्नियर कैलिपर्स मेरे हाथ में है। और जब इसके दोनों जबड़ों को आपस में हम मिला देते हैं तो इसके वर्नियर का 0 और मेन स्केल का 0, वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 एक दूसरे के आमने सामने आ जाता है। यानी हमारे वर्नियर में शून्यांक त्रुटि नहीं है। तो खुश हो जाइए, हमें यहाँ 0 एरर का कोई करेक्शन करना नहीं पड़ेगा। 0 एरर समझना है तो आप वर्नियर वाले वीडियो पर जाइए जिसका लिंक नीचे दिया गया है। अब इसका हमें रेडियस यानी त्रिज्या निकालनी है। उसके लिए डायामीटर निकालना पड़ेगा और व्यास को आधा करेंगे तो हमें त्रिज्या मिल जानी है। उसके लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, इस वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों के बीच में हम आराम से अपने इस सिंपल पेंडुलम को लगा देते हैं। और जैसे ही ये लग जाता है प्रॉपरली, अब हमें क्या करना है, इसके मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग को नोट करना है। कैसे नोट करना है फ्रेंड्स आप जानते हैं। आपने लगा लिया इसके सामने से, ये आपका आ जाता है। हमने लगाया यहाँ पे अपना सिंपल पेंडुलम। और अब इस स्थिति में हमें रीड करना है मेन स्केल की रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग के लिए जैसा कि आपको वर्नियर वाले वीडियो में मैंने बताया है कि जहां पर वर्नियर का 0 स्टार्ट होता है उसके जस्ट पहले क्या आ रहा है वो रीड करना है और उसे नोट कर लेना है। और फिर हमें वर्नियर स्केल की रीडिंग मतलब वर्नियर के उस खाने की संख्या को नोट करना है जो मुख्य पैमाने के मेन स्केल के किसी भी डिवीजन, किसी भी खाने के बिल्कुल सीध में आ रहा है। इससे हमें मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग सीधे सेंटीमीटर में आ जाएगी। वर्नियर का 0 जहां से स्टार्ट कर रहा बिल्कुल उसके पहले तक की रीडिंग लेनी है। और वर्नियर के लिए हम काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3 0, पहला डिवीजन 0 होगा वर्नियर स्केल का, फिर 0 1 2 3 4 हम वहां तक पहुंचेंगे जो वर्नियर का डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के बिल्कुल सीध में हो। इस डिवीजन को हम नोट कर लेंगे जो टेबल हमने बना रखी है उस
इस तरीके से फिर से हम इसको निकाल देंगे बाहर और फिर हम इसको एक बार अटैच करेंगे और ये करते करते फिर से रीडिंग लेंगे। जी हाँ, रीडिंग एक दूसरे के आसपास ही आएंगे, ये हो सकता है बिल्कुल सेम आए, लेकिन हम इस प्रयोग को डायमीटर निकालने के लिए हम 3 से 4 बार रिपीट करेंगे और 3 या 4 बार जितना रिपीट किया हर बार हम डायमीटर निकालेंगे और उस डायमीटर का एवरेज निकाल लेंगे। उस एवरेज का हाफ करके फिर हम इसका त्रिज्या यानी रेडियस डिसाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे नोट करना है, फिर वर्नियर में जो डिविजन्स आए हैं उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि अभी टेबल में फिल करके मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मेन स्केल की रीडिंग, वर्नियर के डिवीजन की संख्या, जो डिवीजन आया उसको जो वर्नियर कैलिपर से उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों वैल्यूज को यानी कि मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर के डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसको हम ऐड करेंगे तो हमें पूरी रीडिंग मिल जाती है, यानी कि डायमीटर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये डायमीटर निकालने का प्रोसेस है और अब चलते हैं हम इसके आगे की प्रोसेस पर। पार्ट में जैसा कि हम लोगों ने अभी तक क्या किया कि सिंपल पेंडुलम का रेडियस कैसे निकालेंगे उसकी जानकारी ली। रेडियस की जरूरत हमें इफेक्टिव लेंथ, प्रभावी लंबाई को निर्धारित करने में पड़ने वाली है, जिसे अभी मैं डिटेल में आपको उसकी थ्योरी के बारे में बताने वाली हूँ। अभी यहाँ हमें क्या करना है, त्रिज्या तो निकाल के हमने अपने पास रख लिया है। अब हमें क्या करना होगा कि ये जो हुक सहित यानी जहां से हुक जुड़ रहा है वहां से पूरे थ्रेड की लंबाई हमें मीटर स्केल से नाप लेनी है। यहाँ हम 50 सेंटीमीटर से स्टार्ट कर रहे हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार जो चाहें, थ्रेड प्लस हुक, ये हुक की लंबाई प्लस थ्रेड की लंबाई साथ में मेजर कर लें, या आप चाहे तो अलग अलग मेजर करके उसे ऐड भी कर सकते हैं। हमें लेना दोनों है, धागे की लंबाई प्लस हुक की लंबाई, और जब उसमें हम इसका रेडियस जो हम निकाल चुके हैं त्रिज्या उसको जोड़ेंगे तो रेडियस प्लस हुक प्लस थ्रेड यानी धागा, हुक और त्रिज्या तीनों जब जोड़ देंगे उसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ यानी प्रभावी लंबाई। तो हमें प्रभावी लंबाई और हर प्रभावी लंबाई पर हम टाइम पीरियड यानी दोलन का आवर्त काल हम निर्धारित करेंगे। आवर्त काल क्या है ये आप जानते हैं, और यहाँ आज के इस लेक्चर में भी हम जानने वाले हैं शॉर्ट में कि आवर्त काल क्या है, जिससे हम आसानी से प्रैक्टिकल को समझ सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने हुक के साथ धागे की लंबाई 50 सेंटीमीटर की ले ली है और इसको बिल्कुल शांत कर देना है पेंडुलम को। अब इसका आवर्त काल हमें लेना है। तो फ्रेंड्स, आवर्त काल के लिए हमें क्या करना होता है, पेंडुलम को धीरे से, है ना, और बहुत छोटा आयाम देकर के। क्यों छोटा आयाम, इसके बारे में भी हम बात आज भी करेंगे, और साथ ही हम एक पिछला वीडियो भी दे चुके हैं जिसमें हमने बताया है कि क्यों हम छोटा आयाम देकर के इसे ऑसिलेट कराते हैं। अब देखिए टाइम पीरियड कैसे निकालना है। 20 ऑसिलेशन करने का टाइम हम नोट करेंगे, या 10 जैसा आप चाहें। यहाँ हम 10 या 20 एक नंबर डिसाइड कर ले। मान लीजिए हम 10 डिसाइड करते हैं तो 10 ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगा वो हमें नोट कर लेना होगा। 1 ऑसिलेशन किसे काउंट करेंगे, देखिए मैंने यहाँ खींचा और जब ये पेंडुलम यहाँ से जाएगा दूसरी साइड और वापस यहीं आ जाएगा तो 1 ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे, 1 2 3 इस तरीके से हमें काउंट करना होगा। लेकिन ऐसे काउंटिंग करते करते 10 ऑसिलेशन का टाइम अगर हमें नोट करना है तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें टाइम मेजरमेंट के लिए डिवाइस चाहिए। हम स्टॉप वॉच का प्रयोग करते हैं। स्टॉप वॉच आप जानते हैं पहले से, ये इस तरीके की एक डिवाइस होती है जिसमें देखिए जैसे ही इस साइड वाले इसका जो एक आपको डिवाइस में एक पार्ट दिख रहा है, इसको आप ऊपर उठाते हैं, ये चलना शुरू कर देता है। आपका ये डिवाइस यहाँ से चलना शुरू कर देगा। देखिए अब जैसे ही आप इसे नीचे करेंगे रुक जाएगा। इस साइड को आप नीचे करेंगे वापस 0 पे आ गया। देखिए नीचे है, इसको हम ऊपर उठाएंगे ये चलना शुरू कर देगा, और जैसे ही नीचे करेंगे ये रुक जाएगा। वापस नई यहाँ से रीड कर लीजिए कितना सेकंड हुआ, नई रीडिंग पे जाना है तो फिर से 0 पे जाना, फिर से इसको 0 पे करेंगे, ये फिर रेडी हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होगा, हम स्टॉप वॉच को रख लेंगे और साथ ही इस पेंडुलम को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। इसको छोड़ने के साथ स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना है, यानी इस
इसका ये वाला जो साइड है इसको ऊपर उठाएंगे। स्टॉप वॉच में ये जो आपको एंड दिख रहा है इसको ऊपर उठाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें पेंडुलम को स्टार्ट करना, साथ ही दोनों को साथ करना, पेंडुलम को स्टार्ट करना और इसको ऊपर उठाना साथ में करना है और 10 ऑसिलेशन तक चलने देना है। जैसे ही 10th ऑसिलेशन कंप्लीट होगा इस साइड को नीचे करके रीडिंग को नोट करना होगा। तो हम यही करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑसिलेशन पर मैंने स्टॉप वॉच को रोक दिया और इसकी रीडिंग को हम नोट कर लेंगे और उसके बाद हम अगली रीडिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। यानी हमने 10 ऑसिलेशन का टाइम नोट कर लिया। अगली रीडिंग के लिए फिर से हमें क्या करना है, इसको हम फिर से 0 पे सेट करेंगे और ये फिर रीडिंग के लिए रेडी हो गया। अब इस तरीके से हम 4 से 5 रीडिंग को रिपीट करेंगे और अपने टेबल पे फिल करते हैं। फिर हम आगे के कैलकुलेशन पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कैसे हम सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक को यूज़ करके गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन निकालते हैं। उसके लिए सेट कैसा यूज़ करते हैं, किस तरीके से हमें रीडिंग लेनी है, हमने एपरेटस को यूज़ करते हुए देखा। और अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उसमें कैलकुलेशन करेंगे, क्या थ्योरी हमें लिखनी है, यानी कंप्लीट नोट्स कंप्लीट कैलकुलेशन हम सीखेंगे आगे के वीडियो में। तो अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे का डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख रहे हैं कि नोट्स मैंने यहाँ कुछ यूज़ किए हैं आपको समझाने के लिए। स्टूडेंट हैं एक जिनको अच्छे से समझाया गया है सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट के बारे में। उन्होंने किया है एक्सपेरिमेंट और नोट्स बनाए हैं, उन्हीं का नोट्स हम यहाँ यूज़ कर ले रहे हैं। जहाँ कहीं कुछ कमी रह जाएगी वो मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करती जाऊँगी कि कहाँ पे करेक्शन आप कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, एम हमें क्या लेना है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है एक्सपेरिमेंट का, सबसे पहले तो हम यही लिखते हैं, यानी उद्देश्य हमें क्या लिखना है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक को यूज करके गुरुत्वीय त्वरण जी का मान हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ जैसे इनसे छूट गया है कि सरल लोलक की सहायता से, है ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सरल लोलक की सहायता से, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान ज्ञात करना, ये हमारा एम है इस एक्सपेरिमेंट का। अब जैसा कि एक्सपेरिमेंट के सेट पर आपने देखा कि एक्सपेरिमेंट हम करने गए तो हमें क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ की, वो सभी चीज़ें यहाँ पे लिख देना है। सबसे पहला तो आप बॉब का यूज़ करते हैं, यानी लोलक छोटा और भारी गोला होता है धातु का, उसका यूज़ करते हैं। आप स्टैंड यूज़ करते हैं, आप जो है धागा यूज़ करते हैं, आप मीटर स्केल यूज़ करते हैं, आप स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं और आप वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ हमने कहाँ किया था, जो हमने पेंडुलम लिया था उसका डायामीटर मेजर करके हाफ करके हमने रेडियस निकाला, उसमें हम यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर्स का। तो ये तो वो एपरेटस के नाम हैं जो हम आज के एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर रहे हैं। तो वो हमें लिखना ज़रूरी होता है इस एक्सपेरिमेंट में जब हम इसे लिख रहे होते हैं। फिर यहाँ पे उपकरण का और ज़्यादा विवरण भी आप लिख सकते हैं, जैसे बी से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायग्राम में आपने दिखाया होगा तो आप उस तरह से डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, या आप नहीं देना चाहते तो आप सिर्फ यही लिख दीजिए उपकरण यूज्ड, उतना ही आपके लिए काफ़ी होता है। जो एपरेटस यूज्ड आप लिख रहे हैं उतना ही काफ़ी हो जाता है। फिर आप आ जाते हैं थ्योरी, यानी क्या थ्योरी आप यहाँ पे दे रहे हैं, किस थ्योरी पे बेस्ड आपका एक्सपेरिमेंट है। तो थ्योरी यहाँ पे लिख दी गई है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जैसे ये ऊपर जा रहा है किसी सरल लोलक और सरल लोलक के साथ ये सिंपल पेंडुलम नीचे आ रहा है, तो पढ़ने में आपको कठिनाई हो सकती है। ये एक ही लाइन में आप लिखें जिससे आप आसानी से पढ़ सकें, ठीक है।
तो किसी सरल लोलक के लिए आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड का सूत्र आप यूज करते हैं, और सूत्र आप कौन सा यूज करते हैं टाइम पीरियड का? T इज इक्वल टू 2π√L/g। ये फॉर्मूला हम आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड का यूज करते हैं सिंपल पेंडुलम वाला। और इसका जो डेरिवेशन है फ्रेंड्स, उसका एक अलग वीडियो है, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूंगी। इसी चैनल पर इसका पूरा वीडियो दिया गया है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ये हम कैसे डिराइव करते हैं, क्योंकि इसको जब आप पढ़ेंगे उस वीडियो को तो इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ जो वाइवा के क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होते हैं। यहाँ भी अभी हम उसे शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर साथ में देख लीजिएगा। तो यहाँ ये फॉर्मूला जब आप यूज़ करेंगे T इज इक्वल टू 2π√L/g, जिसमें g स्मॉल g तो आप जानते हैं कि क्या है, स्मॉल g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो हमें निकालना है। 2π एक फिक्स वैल्यू है, वो निश्चित मान है, आप सीधे लिख सकते हैं इस वैल्यू को। और कैपिटल T टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है। जैसे अभी एक्सपेरिमेंट करते समय भी आपने देखा था, ये बेस हो गया है ना, इस बेस से हमने एक थ्रेड यानी धागे को लटकाया और इससे जो मेटल का हैवी जो स्फीयर है यानी आपका बॉब जो है उसको लटका दिया। अब इसको एक साइड आप डिस्प्लेस करते हैं और डिस्प्लेस करके यहाँ से जब छोड़ते हैं तो ये वापस आना शुरू हो जाता है और इस तरह से ये ऑसिलेट करने लग रहा था। ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने फिर क्या किया कि इसे हम यहाँ तक लेकर के जाते हैं, ठीक। हमने क्या किया, देखिए इसे हम सेंटर से यहाँ तक लेकर के जाएं और यहाँ पर ले जा करके फिर हम रिलीज करें, इसे छोड़ें, ठीक है। और फिर हम इसकी काउंटिंग करें, पूरा यहाँ तक आया और फिर वापस गया तो 1 ऑसिलेशन, फिर यहाँ तक आया फिर गया 2 ऑसिलेशन। इस तरीके से हम काउंट करते जाएंगे कंप्लीट ऑसिलेशंस, ठीक है। और कुछ फिक्स नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हम काउंट कर लेते हैं। मान लीजिए आपने 20 ऑसिलेशन का टाइम नोट किया या 10 ऑसिलेशन का टाइम नोट किया, जो भी आपको सुविधाजनक लगता है आप उस नंबर को लेकर के टाइम नोट कर सकते हैं। मान लीजिए आप 10 ऑसिलेशन का टाइम नोट कर लेते हैं पेंडुलम के लिए, तो 10 ऑसिलेशन में जितना टाइम लगा, मान लीजिए स्मॉल t टाइम लगा किसमें, 10 ऑसिलेशन में, तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, T/10, ठीक है। और ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका कैपिटल T यानी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है, 1 कंप्लीट ऑसिलेशन में लगने वाला टाइम, वो है यहाँ पे कैपिटल T। और स्मॉल l क्या है, इफेक्टिव लेंथ है, प्रभावी लंबाई है। पहले भी हमने इस वर्ड को यूज किया है। इफेक्टिव लेंथ आपको क्या बताया कि जब पेंडुलम आपने देखा फ्रेंड्स तो क्या देखा, एक सॉलिड स्फीयर होता है, गोला है ना, अंदर तक सॉलिड भरा हुआ हैवी, ठीक है, जिसमें एक हुक लगा होता है यहाँ पर, और इस हुक से आप थ्रेड को आगे तक ले जाते हो जहाँ पे लटकाया वहां से, ठीक। तो इस स्फीयर का कहीं यहाँ पे सेंटर होगा, केंद्र इसका। अब इस सेंटर से इसका जो सेंटर है यहाँ पर है ना, इस सेंटर से जहां से हमने इसको लटकाया है वहां तक की पूरी लेंथ जब हम लेंगे तो इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ यानी कि प्रभावी लंबाई। मतलब थ्रेड यानी धागे की लंबाई प्लस हुक की लंबाई प्लस इसका रेडियस, है ना, गोले की त्रिज्या, हुक की लंबाई और धागे की लंबाई, तीनों जोड़ेंगे तो बनता है इफेक्टिव लेंथ, प्रभावी लंबाई। अब आप धागे, जहां से धागे को लटकाया है थ्रेड को, वहां से हुक तक की पूरी लेंथ एक साथ मीटर स्केल से नाप के भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसमें इस जो स्फीयर है, गोला है, उसके रेडियस यानी त्रिज्या को ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगी इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। ये चीज़ बहुत ध्यान से करिएगा। हुक और धागे को एक साथ मेजर कर लें, जितना लंबा धागा ले रहे हैं प्लस हुक, उस लेंथ में हम स्फीयर के रेडियस को जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तब हमें मिलेगी इफेक्टिव लेंथ यानी प्रभावी लंबाई, जो यहाँ पर स्मॉल l लिखी गई है। तो वो होगी स्मॉल l की वैल्यू। ये एक्सप्लेनेशन है इस फॉर्मूले का और इसी पर बेस्ड है हमारा आगे का पूरा एक्सपेरिमेंट, ठीक।
अब हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले को यूज़ करके, चूंकि स्मॉल जी की वैल्यू निकालनी है, तो आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिए, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर बनेगा, राइट साइड में स्क्वायर करेंगे तो 2 पाई का स्क्वायर किया तो 4 पाई स्क्वायर बन गया, और अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी था तो ये एल अपॉन जी हो जाएगा। इसके साइड्स को बस थोड़ा सा चेंज करें, यानी जी को इधर ले जाएं और टी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो टी स्क्वायर नीचे आ जाता है, जिससे आपको क्या रिलेशन यहाँ मिल गया, g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। ये आपको यहाँ पर रिलेशन मिल गया। अब देखिए हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसके बाद हमें क्या करना है, हम रीडिंग लेने में टाइम पीरियड निकालेंगे और हर टाइम पीरियड को नोट करते समय इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे, यानी एल गिवन एल हमने लिया और उसके लिए हमने कैपिटल टी निकाला, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्सपेरिमेंट करके मैंने दिखाया और अभी यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है आपको। ठीक है, हम एल लेते जाते हैं, एक एल लिया, उसके लिए कैपिटल टी हम निकाल लेंगे, फिर हम एल को थोड़ा सा चेंज करेंगे, थ्रेड को छोटा या बड़ा करके, धागे को छोटा या बड़ा करके एल को चेंज करेंगे, फिर उसके लिए टी निकालेंगे, फिर डिफरेंट एल लेंगे, उसके लिए टी निकालेंगे, यानी एल को चेंज कर करके हम टी निकालते जाएंगे और एक टेबल में सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें गिवन एल के लिए टी पता है तो हम टी स्क्वायर निकाल लेंगे, उससे एल अपॉन टी स्क्वायर हम कैलकुलेट करके निकालें और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, इसे सिंप्लीफाई कर दें तो स्मॉल जी निकल जाएगा। तो एक तो ये तरीका हम रखेंगे, कैलकुलेशन से गणना के द्वारा हम निकालेंगे स्मॉल एल अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू और उससे हम जी की वैल्यू यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण का मान हम निकालेंगे। और दूसरा हम ग्राफ से भी आपको अभी बताएंगे, दोनों तरीके से हम एक्सपेरिमेंट में लिखेंगे, कैलकुलेशन से भी यानी गणना के द्वारा और ग्राफ से यानी ग्राफिकल मेथड से भी हम निकालेंगे स्मॉल जी की वैल्यू। दोनों मेथड में हम एल अपॉन टी स्क्वायर यानी कैलकुलेशन में भी एल अपॉन टी स्क्वायर निकाल के सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जी आ जाएगा, और ग्राफ से निकालेंगे तो ग्राफ से एल अपॉन टी स्क्वायर निकालेंगे और फिर इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी स्मॉल जी आ जाएगा। दोनों मेथड में स्मॉल जी निकालेंगे और फिर हम दोनों स्मॉल जी में जो एरर, परसेंटेज एरर होगी उसको निकालेंगे, जिसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें दो तरीकों पे चलना है, एक कैलकुलेशन पर चलना है और फिर हमें ग्राफिकल मेथड पर चलना है। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। यदि एल मीटर में है, देखिए हम एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, एमकेएस सिस्टम यहाँ हम फॉलो कर रहे हैं, यानी एल अगर हमारा मीटर में है, टी सेकेंड में है, तो जी का मान अपने आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही होगा। ठीक है, जहाँ एल सरल लोलक की प्रभावी लंबाई है तथा टी आवर्त काल है। ठीक, अब प्रयोग विधि यहाँ पे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जो सेट पर करके दिखाया, उसे आपको लिखना भी है। सर्वप्रथम वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से गोले का व्यास ज्ञात कर उसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। अब कैसे वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करना है फ्रेंड्स, तो कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करने के लिए मैंने एक अलग से वर्नियर कैलिपर्स एक्सपेरिमेंट का फुल वीडियो दिया है, उसका भी लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगी, तो उसको आप देखिए और वहाँ से वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करके आप निकालेंगे जो सिंपल पेंडुलम आपको दिया गया है। पहले उसका डायमीटर आएगा। देखिए आपको क्या करना होगा, जो वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़े होंगे उसके बीच में पेंडुलम को सेट कर देना है, रीडिंग ले लेनी है, उसके दोनों स्केल की रीडिंग आएंगी, मेन स्केल और वर्नियर स्केल की, और ऐड करके जब आप रिजल्ट निकालेंगे तो ये डायमीटर आ जाएगा। डायमीटर को हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा, यानी व्यास का आधा कर देंगे तो आपको त्रिज्या मिल जाएगी। ठीक है, तो यही काम आपको करना है। यहाँ वर्नियर कैलिपर्स को हम अलग से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब धागे के एक सिरे को लेते हैं और जो पेंडुलम का गोला है, ठीक है, जो पेंडुलम का गोला आपने लिया है उसके हुक से बांध करके और ऊपर ले जा करके रिजिड सपोर्ट में बांध देते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पे इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, अब गोले की साम्यावस्था के ठीक नीचे वही करना है आपको, ये लिख लीजिए, निशान लगा लेते हैं, मतलब ये आपका जो गोला है जिसे आपने लटका रखा है,
ये, ठीक है। साम्यावस्था के नीचे निशान लगा लेते हैं जिससे साम्यावस्था आप पहचान सके कहाँ पर है। चौक से निशान लगा दीजिए, एक रेखा खींच दीजिए, ठीक है। ये सिर्फ उसकी साम्यावस्था को पहचानने के लिए है कि सिंपल पेंडुलम है, उसकी साम्यावस्था के ठीक नीचे एक चौक से निशान लगा देते हैं, यानी एक रेखा आप खींच लेते हैं। तो ये काम आपने कर लिया यहाँ पर। अब क्या करना है, गोले को एक तरफ हल्का सा विस्थापित कर दोलन आरंभ कर दिया जाता है। गोले के साम्यावस्था से गुजरते समय स्टॉप वॉच आरंभ कर देते हैं, क्योंकि स्टॉप वॉच जहाँ से आप टाइम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे वहाँ पे आपको स्टॉप वॉच चलाना है। स्टॉप वॉच से आप टाइम देखते हैं, ठीक है। फिर 10 दोलनों के लिए समय नोट कर लिया जाता है। ज्ञात समय को 10 से भाग देने पर आवर्तकाल ज्ञात हो जाता है। अब यही प्रयोग हम धागे की लंबाई को 10-10 सेंटीमीटर, यह अपने सुविधा के अनुसार यहाँ लिख दिया है 10-10 सेंटीमीटर, घटाकर या बढ़ाकर आप रिपीट करते हैं एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। अब जब ये काम आप करते हैं तो देखिए इफेक्टिव गिवन इफेक्टिव लेंथ के लिए जो इन्होंने रीडिंग ली है, तो इस इफेक्टिव लेंथ पे इनका टाइम पीरियड ये आ गया, इस इफेक्टिव लेंथ पे ये आ गया। अब ये अलग से आपको यहाँ ऐसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट अभी जो टेबल आएगा उसमें भी लिख सकते हैं, बार बार एक ही चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम आगे टेबल पर आने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही वर्नियर कैलिपर्स जब आपने यूज़ करना देखा, जो दूसरा वीडियो दिया है लैब में भी आपने काम किया है, तो वहाँ आपने देखा कि इसको इफ़ेक्टिव लेंथ निकालने के लिए हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करके डायमीटर निकालते हैं, यानी व्यास, उसको आधा करके त्रिज्या निकालते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स का हमें लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ रिपीटेड दे दिया है कि वर्नियर कैलिपर ये लिखना होगा आपको कि गिवन वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना होता है। इतना करने के बाद फिर आप आ जाते हैं अगली टेबल पर। अगली टेबल क्या है, वर्नियर कैलिपर्स के से थोड़ा सा इसको करेक्शन करके लिखिएगा कि वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से व्यास ज्ञात करना, ठीक है, या व्यास ज्ञात करने के लिए सारणी। वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से, इस यहाँ करेक्शन कीजिएगा, वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से व्यास या त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सारणी, ठीक है। टेबल है फॉर रेडियस ऑफ द पेंडुलम बाय यूजिंग द वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। इसे करेक्शन करके ही लिखिएगा जिससे गलत ना होने पाए आपका। फिर देखिए अब ये टेबल आप बनाएंगे जिसमें वर्नियर कैलिपर्स है, जो वर्नियर कैलिपर्स वाले एक्सपेरिमेंट में आप बनाते हैं वही टेबल यहाँ बनेगी। मेन स्केल रीडिंग आएगी आपकी पहले, है ना, पहले कॉलम में आप क्या लिखते हैं कि मेन स्केल रीडिंग, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, है ना। फिर आप लिखते हैं ये डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल या वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर कैलिपर्स नहीं, वर्नियर स्केल, ठीक है, वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब वर्नियर स्केल का जो डिवीजन आता है उसे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है रीडिंग वर्नियर स्केल की, है ना। तो वर्नियर स्केल रीडिंग, यहाँ डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इस रीडिंग को इस रीडिंग से ऐड करेंगे तो ये टोटल रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। मेन स्केल की रीडिंग में इसकी यूनिट भी यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर, इसको नहीं भूलना है। यहाँ पर भी जब आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी भी फिर यहाँ पे यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर ही लिखा गया है। तो ये एक रीडिंग लिया, दो रीडिंग लिया, रिपीट करते हैं, लगभग वो एक सी ही आती हैं, बराबर आती रहती हैं। तो जब आप रिपीट करके इसको लेते हैं, देखिए 3-4 रीडिंग आपने ले ली। अब ये क्या आ गया आपका, डायमीटर, व्यास आ गया। अब ये सारे व्यास को आप ऐड करके जितने नंबर हैं, यानी यहाँ पे क्या 1 2 3 4 4 बार रीडिंग ली है, तो इन सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज डायमीटर आ जाएगा, औसत व्यास आ जाएगा। औसत व्यास को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस आ जाता है, ठीक है, त्रिज्या निकल के आ जाती है। वो काम यहाँ पे किया गया है, ये देखिए त्रिज्या इनकी निकल गई, ठीक। अब आपने क्या किया था, ये आपका सिंपल पेंडुलम था, ये इसकी यहाँ पे हुक लगी हुई थी, हुक से धागा बांध के ऊपर से आपने लटकाया हुआ था। अब जो आपका मीटर स्केल है उससे आपने
यहाँ से यहाँ तक की आपने लेंथ मेज़र कर ली थी जहाँ से हुक जुड़ा हुआ है, और प्लस इस लेंथ में प्लस ये रेडियस, ये त्रिज्या करेंगे तो इफेक्टिव लेंथ बन जाती है जो एल, स्मॉल एल हम ले रहे थे। और ये जितनी बार धागे की लंबाई को बदलेंगे उतनी बार हमें यही काम करना है इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए, और हर इफेक्टिव लेंथ के लिए फिर हम टाइम पीरियड निकालेंगे यानी आवर्तकाल निकालेंगे। ठीक है, तो अब दूसरी टेबल, इसके बाद एक टेबल पूरी हो गई, अब दूसरी टेबल आ जाती है सरल लोलक की प्रभावी लंबाई व आवर्तकाल के लिए सारणी। ठीक है, प्रभावी लंबाई व आवर्तकाल के लिए सारणी। तो ये देखिए क्रम से आप लिखते जाएंगे। पहला आपका आता है सीरियल नंबर के लिए, है ना, फिर आपका आता है धागे की लंबाई, हुक सहित आपने ले लिया, फिर आप लेते हैं प्रभावी लंबाई। इस लंबाई में ये जो लंबाई आती है इसमें रेडियस ऐड किया तो प्रभावी लंबाई आ जाती है। यूनिट जरूर यहाँ लिखते जाइएगा, ये नहीं भूलना है ना। फिर आपका आता है, अब इस प्रभावी लंबाई के लिए आपने 10 ऑसिलेशन का टाइम यहाँ लिखिए। यहाँ पे आप दोलन का समय नहीं लिखेंगे, 10 दोलन पूर्ण करने का समय लिखेंगे, क्योंकि आप 10 के लिए ले रहे हैं ना। 10 दोलन पूर्ण करने का समय, इसमें करेक्शन आएगा, 10 दोलन पूर्ण करने का समय। ठीक है, फिर आपका आवर्तकाल आ जाएगा। इसको चूंकि 10 दोलन था, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका टाइम पीरियड आ जाता है आवर्तकाल। इसका स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये टी स्क्वायर निकाल लिया। अब ये टी स्क्वायर हो गया और आपकी इफेक्टिव लेंथ ये हो गई प्रभावी लंबाई। इसको, इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर देंगे तो L/T² आ जाएगा। और यही चीज़ धागे की लंबाई अलग अलग करते हुए हम रिपीट करते जाएंगे, तो उसकी हर प्रभावी लंबाई के लिए एक L/T² निकालते चले जाएंगे। ठीक है, अब जब गणना के द्वारा आप निकाल रहे होंगे तो देखिए फॉर्मूला हमने क्या देखा था, G = 4π² L/T²। तो ये जो L/T² आ रहा है यहाँ पर, ये सारे L/T² को ऐड करके जितने नंबर ऑफ टाइम्स रीडिंग रिपीट की गई है, जैसे इस केस में कितनी बार रिपीट की गई है, 4 बार, तो सभी को ऐड करके जब 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो 4 से डिवाइड करने के बाद हमें एक L/T² की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये L/T² जो आएगा यहाँ पर, उसको हम गिवन फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सीधे आप फॉर्मूला ले सकते हैं, जो फॉर्मूला आपको हमने निकाल के बताया है पहले, G = 4π² L/T²। तो यहाँ जो L/T² आई है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए और सॉल्व कर दीजिए तो स्मॉल जी की वैल्यू आ गई है। अब स्टैंडर्ड वैल्यू स्मॉल जी की तो आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एरर निकालनी है, हमें चेक करना है ना कि हमारी रीडिंग कितनी सही है कितनी गलत है। तो प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला आप लगा दीजिए कि प्रमाणिक मान यानी स्टैंडर्ड वैल्यू आपकी क्या है, स्टैंडर्ड क्या 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको इससे माइनस कर देंगे, है ना, जो अभी हमारी मेजर्ड वैल्यू आई है, यानी स्टैंडर्ड वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमारी जो निकाली गई वैल्यू आई है, दोनों का डिफरेंस, है ना। यहाँ देखिए हमने सिंपल माइनस का साइन नहीं बनाया है, बल्कि ऐसा साइन बनाया। इसका मतलब डिफरेंस, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 9.81 से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। हमें प्लस या माइनस नहीं देखना है, कम की ज़्यादा, हमें दोनों का अंतर लेना है। ठीक है, और उसे जब आप प्रमाणिक मान से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगी परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये तो कैलकुलेशन मेथड से जो हमने निकाला है, उसमें हमने देखा एंड तक कि किस तरीके से हम परसेंटेज एरर निकालते हैं। अब यहाँ देखिए परसेंटेज एरर बहुत कम सी आई है, इसका मतलब यहाँ तक हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो सही है। और अब इसके आगे हम ग्राफिकल मेथड से देखेंगे कि किस तरीके से हम स्मॉल जी की वैल्यू को निकाल सकते हैं ग्राफ को यूज़ करके। और हर किसी को पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के लिए दोनों मेथड यूज़ करिए, पूरा लिखिए यहाँ पर। और अब हमें ग्राफ से निकालना है, ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू। ठीक, तो ग्राफ से निकालने के लिए भी फॉर्मूला तो हमें वही यूज़ करना है, G = 4π²
L अपॉन टी स्क्वायर। बस फर्क ये है, ये L अपॉन टी स्क्वायर कैलकुलेशन से लेने के बजाय हम ग्राफ से निकाल करके लेंगे, ठीक है। अब ग्राफ से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो टेबल अभी हम लोगों ने बनाई L और टी स्क्वायर जिसमें हमने टेबल में लिखा, उसी टेबल में एक गिवन L के करस्पॉन्डिंग एक टी स्क्वायर आया, ठीक है। तो टी स्क्वायर को y एक्सेस पर लेते हुए, है ना, इस वाले y एक्सेस पर टी स्क्वायर को लिया और x एक्सेस पर इफेक्टिव लेंथ L को लेकर के हम एक ग्राफ बना लेते हैं। टी याद रखिएगा, टी स्क्वायर को y एक्सेस पर और स्मॉल l यानी इफेक्टिव लेंथ को, प्रभावी लंबाई को x एक्सेस पर लेकर के हम एक ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। ग्राफ बनाना आपको आता होगा, अभी हम शॉर्ट में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन अगर आपको और डिटेल जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ग्राफ कैसे बनाएंगे वो एग्जाम्पल लेकर के हम अलग से उसका एक वीडियो आपको देंगे। अभी आप जानते होंगे कि गिवन L के करस्पॉन्डिंग एक टी स्क्वायर होगा। प्रॉपर हम स्केल ऑन x एक्सिस यानी इसके लिए स्केल और स्केल फॉर y एक्सेस हम मानेंगे। उस स्केल के अकॉर्डिंग गिवन L के करस्पॉन्डिंग एक t लेते हुए एक पॉइंट आएगा, फिर दूसरे L के लिए टी स्क्वायर लेकर के दूसरा पॉइंट आएगा, फिर तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये पॉइंट लेते हुए और उन पॉइंट को मिला के जीरो से मिलाते हुए लेकर के जाएंगे तो हमारा टी स्क्वायर वर्सेस L का ग्राफ मिल जाएगा। क्यों मैंने बार बार कहा कि ये 0 0 यानी ओरिजिन से, है ना, जो इसका केंद्र है उससे मिलाते हुए हम लेकर के ग्राफ को जाते हैं। इसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं, वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको कि। तो आगे का समझने के लिए हम जरा एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ब्लैंक पेज के लिए चलिए लास्ट में जाएंगे और यहाँ से एक ब्लैंक पेज हम ले लेते हैं, ठीक है। हमने फॉर्मूला क्या यूज़ किया, G = 4 पाई स्क्वायर L अपॉन टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ किया है आज के एक्सपेरिमेंट में स्मॉल g निकालने के लिए, ठीक है। अब अगर इस टी स्क्वायर को हम थोड़ा सा इस साइड लेकर के आए, यानी थोड़ा सा रीएडजस्ट करें, तो हमें क्या मिलता है, टी स्क्वायर = 4 पाई स्क्वायर अपॉन स्मॉल g इंटू L, ठीक है। अब ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या कहा था, टी स्क्वायर को y एक्सिस पे आपको लेना है और L को लेना है x एक्सिस पर, ठीक, ग्राफ बनाना है। तो फिर से कह दूं, ग्राफ और अच्छे से समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अलग से फुल वीडियो दे दूंगी। अब इसको y एक्सिस पे लिया तो इसको y की जगह लिखें, इसकी जगह अगर हम x लिखें और इस पूरे की जगह m लिखें तो y = mx, है ना। और आप जानते हैं जो लाइन होती है, रेखा का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, y = mx प्लस c, y = mx प्लस c। यहाँ पे c की जगह क्या है, 0, y = mx प्लस 0। अच्छा, लाइन में c क्या होता था, अगर लाइन की इक्वेशन आप बनाएं, ग्राफ बनाए लाइन का, कुछ इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें C ये वाला पार्ट होता था। अगर C को 0 कह दिया जाए, इसका मतलब ये लाइन 0 0 से पास हो रही है। इसीलिए हमने क्या कहा कि y एक्सिस पर टी स्क्वायर को लेकर के और x एक्सिस पर L को लेकर के जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ हमारा पहली चीज़ तो 0 0 से जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू बन जाएगी m, है ना, ये इसका m। अब m क्या होता है, m भी आपने लाइन को पढ़ा होगा, तो m जानते हैं आप, इसकी प्रवणता ग्रेडियंट होती है। और ग्रेडियंट निकालने का तरीका क्या होता है, इस लाइन पे हम कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इससे यहाँ परपेंडिकुलर डालिए, इधर डालिए और इधर डालिए, तो इस पूरे में से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा, है ना। इसी तरीके से इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा, है ना। अब इस पार्ट का मतलब है ये और इस पार्ट का मतलब है ये, ठीक है। तो अगर आप करते हैं ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कर दें, और परपेंडिकुलर क्या है, टी स्क्वायर है, बेस है आपका L, तो इसका मतलब क्या है, m ग्रेडियंट क्या देता है,
टी स्क्वायर अपॉन एल। बिल्कुल इसी तरीके से आपको m निकालना है, m इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन एल। और इस m की वैल्यू को अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, है ना, ये आया आपका m इज इक्वल टू इतना आया, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी। m इज इक्वल टू क्या आया, m इज इक्वल टू आपको मिला 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी, यानी g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन m। तो m की ये वैल्यू जो हम इस ग्राफ से निकालते हैं, अभी जो मैंने बताया यहाँ से ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके जो हमने निकाला, उस m की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, है ना, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करिए और आपको g की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ से जो g आया है उसका स्टैंडर्ड g यानी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डिफरेंस लेंगे और जैसे पहले हमने निकाला था फॉर्मूले पे रख करके, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम परसेंटेज एरर निकालेंगे। तो ये अब यहाँ आप समझ गए होंगे कि क्यों हम इस ग्राफ को 0 0 से ही ले रहे हैं। एक और चीज़ थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दें कि जब आप ग्राफ बनाते हैं फ्रेंड्स, तो ग्राफ बनाते समय मान लीजिए ये टी स्क्वायर आपने इधर लिया, एल आपने इधर लिया। अब जरूरी नहीं कि सारे पॉइंट जितने आपने रीडिंग ली वो एकदम स्टैंडर्ड हों, पॉइंट आपके आगे पीछे आ सकते हैं, कुछ यहाँ आएगा, कुछ नीचे, कुछ ऊपर। मतलब हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम एक लाइन की सीध में आ जाएं, लेकिन सारे आए ये जरूरी नहीं है, एरर होती है। तो हम क्या करते हैं 0 0 से पास होता हुआ एवरेज यानी कुछ नीचे कुछ ऊपर जाते हुए हम इस तरीके से एवरेज लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ग्रेडियंट निकालने के लिए आप लोग कई बार क्या करते हैं, जो रीडिंग आपकी आई आप वही पॉइंट लेते हैं, वो पॉइंट नहीं लेना है हमें। इस लाइन आप वो पॉइंट ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। इस लाइन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट आप अपनी सहूलियत से सेलेक्ट करेंगे, वो रीडिंग जो आपकी रीडिंग आई है वो हो भी सकती है और वो रीडिंग नहीं भी हो सकती। कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करके हम यहाँ से m ग्रेडियंट निकाल करके और उसके बेस पर हम निकाल लेते हैं स्मॉल g की वैल्यू। तो ये तो स्मॉल g की वैल्यू इससे निकालना। वापस चलते हैं हम लोग अपने पेज नंबर 7 पर, जहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि कैसे ग्राफिकल मेथड से हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और यहाँ चूंकि 0 0 से पास हो रहा है इसलिए c की वैल्यू 0 है, c 0 है इसलिए 0 0 से पास हो रहा है। यानी हमने ग्राफ को सीधे सीधे कैसे लिया, यहाँ से पास होता हुआ हमने ग्राफ को लिया है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, ग्राफ बना दिया, ग्राफ से आपने m निकाला और m जो भी आएगा उस m को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। m सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका रिजल्ट यहाँ से आ जाता है। ये स्मॉल g जो आपका निकल करके आएगा, इस स्मॉल g के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरर निकालेंगे और वो एरर भी देखिए यहाँ पे बहुत कम वैल्यू आ रही है, यानी रीडिंग सही है। अब इसको सॉल्व एक्सपेरिमेंट करने में क्या क्या सावधानियाँ रखी हैं आपने, वो भी लिखनी है आपको लास्ट में। और इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश के भी नोट्स यहाँ पे हैं, तो अंत तक साथ में बने रहिएगा। पहला क्या है, प्रयोग शांत हवा में करना चाहिए, क्योंकि हवा चल रही है तो पेंडुलम का ऑसिलेशन में डिस्टरबेंस होता है। दोलनों की गिनती साम्यावस्था से आरंभ करनी चाहिए। धागा मजबूत तथा पतला होना चाहिए। दोलनों के आयाम अधिक नहीं होने चाहिए। क्यों अधिक नहीं होने चाहिए, तो मैंने बोला एक वीडियो जिसमें जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला जो डिराइव किया गया t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, उसको ज़रूर देखिएगा। शॉर्ट में यहाँ बता दूं कि जब ये फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पेंडुलम में कंडीशन लगाते हैं कि उसको हम साम्य अवस्था से बहुत कम डिस्प्लेसमेंट देते हैं, यानी ये थीटा वैल्यू वेरी स्मॉल, यानी इसका आयाम बहुत छोटा रखते हैं, तभी ये फॉर्मूला आता है। चूंकि हम यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जिसको डिराइव ही इस कंडीशन पे किया गया है कि इसका एम्पलीट्यूड, इसका आयाम बहुत छोटा है, इसलिए हम इस एक्सपेरिमेंट को करते समय भी जो ऑसिलेट कराते हैं पेंडुलम को, उसका एम्पलीट्यूड यानी आयाम हम छोटा रखते हैं। बहुत ज़्यादा दूर तक खींच के उसे हम रिलीज नहीं करते हैं, छोटे आयाम से, छोटे एम्पलीट्यूड से ही हम उसे डिस्प्लेस करते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए था। इसमें भी आगे देखिए आपको क्या डायग्राम बनाना है वो भी बता देते हैं। आप इस तरीके से ये डायग्राम बनाइए सिंपल पेंडुलम के लिए।
ठीक है। ये डायग्राम आपका सिंपल पेंडुलम को दिखाते हुए, उसका ऑसिलेशन दिखाते हुए ये वाला डायग्राम आ जाएगा। तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं यहाँ पर। और ग्राफ जो आप बनाएंगे, जो मैंने अभी डिस्कस किया, ये देखिए आप वाई एक्सिस पे टी स्क्वायर को आप लेते हैं और एक्स एक्सिस पे आप एल को लेते हैं। एल यानी प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ है ना। तो अगर मीटर देखिए यहाँ फिर से आप इसको सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो ये सेंटीमीटर आएगा, आप मीटर में लेंगे तो ये मीटर में आएगा। यूनिट का ध्यान रखिएगा, मीटर है, अगर सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो सेंटीमीटर वाली यूनिट चलिए आप, अगर मीटर में ले रहे हैं तो मीटर वाली यूनिट चलिए। यूनिट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर देखिए प्रॉपर स्केल लेना है। एक्स एक्सिस पर स्केल आप मानेंगे और वाई एक्सिस पे स्केल आपको मानना होगा, ठीक है। दोनों एक्सिस की स्केल, वाई एक्सिस पर स्केल जैसे यहाँ माना गया 1 स्मॉल डिवीजन। अब स्मॉल डिवीजन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान से देख लीजिए कि एक पूरा ब्लॉक आप देखिए तो यहाँ से यहाँ तक ये एक बिग डिवीजन है। इसके अंदर देखिए 10 स्मॉल स्मॉल से पार्ट हैं, तो ये जो सबसे छोटा वाला पार्ट है वो 1 स्मॉल डिवीजन कहा जाता है। तो यहाँ आपने जो वाई एक्सिस पे लिया है तो वाई एक्सिस पे क्या है, 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 स्मॉल डिवीजन को 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है ये 10 स्मॉल डिवीजन। यहाँ से अगर आप यहाँ से चलते हैं यहाँ तक पहुँच जाते हैं, यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो 10 सेंटीमीटर हम यहाँ पे ले रहे हैं वाई एक्सिस पर। इसी तरीके से जब हम इस पे लेंगे आपका एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पे आपको क्या देखिए उल्टा लिख दिया है इन्होंने। आपको यूनिट सही लिखनी है, ये यूनिट को आप करेक्ट करके लिखिएगा, इन्होंने उल्टा लिख करके दिया है। वाई एक्सिस पर जो आप लेंगे वो सेकेंड स्क्वायर है ना, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमने ये लिया है टी स्क्वायर को, तो सेकेंड स्क्वायर की यूनिट कहाँ पे आएगी, वाई एक्सिस पर, ठीक। इन्होंने वाई एक्सिस पर दे दिया है 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिखा। इसको करिएगा 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेकेंड स्क्वायर, और एक्स एक्सिस पर आएगा आपका 10 स्मॉल डिवीजन, 1 स्मॉल डिवीजन का उल्टा लिख दिया है। इसको बस चेंज कर दीजिएगा जैसा इन्होंने लिया है। एक बार देख लीजिए यहाँ से क्या इन्होंने माना है। ये देखिए आपका एक्स एक्सिस पे है 0 से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, यानी एक्स एक्सिस पर इन्होंने स्केल मानी है 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो एक्स एक्सिस है 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक्स एक्सिस हुई आपकी 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये आपका एक्स एक्सिस कर दीजिए, ठीक। ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, थोड़ा ध्यान देके काम करिए। तो एक्स एक्सिस क्या है, 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और फिर वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस पर स्केल ये वाला आ जाएगा। वाई एक्सिस पे क्या लिया है इन्होंने, फिर देखिए यहाँ से वाई एक्सिस में जब आप यहाँ से यहाँ तक गए तो ये 1 सेकेंड स्क्वायर हुआ, यानी 10 स्मॉल डिवीजन का 1 सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। 10 स्मॉल डिवीजन वाई एक्सिस पे है 1 सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1/10 सेकेंड स्क्वायर। ये मान करके पूरा ग्राफ आप बनाते हैं जो रीडिंग आपने लिया है उसके बेस पर। फिर कह दूं अगर वो ग्राफ बनाने में भी आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट लिखिए, मैं सिर्फ ग्राफ का एक अलग से वीडियो फुल एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगी। अब यहाँ देखिए ये ग्राफ आपने जब बना लिया, ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद में यहाँ से m निकालना है आपको, तो m निकालने के लिए कोई भी 2 पॉइंट हम इसके ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कराया, इस पूरे में से इसको माइनस करके ये वाली वैल्यू निकालेंगे। इसी तरीके से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कराएंगे, इस पूरे में से इसको माइनस करिए जिससे ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये करेंगे तो m आ जाएगा, और इस m की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो फॉर्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो आप फिर आपको रिजल्ट स्मॉल g का मिल जाएगा, जिसकी एरर फिर आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपका फुल ग्राफ हो गया जिसमें स्केल को प्रॉपरली ही आप सेलेक्ट करेंगे। स्केल ऐसा सेलेक्ट करें कि ग्राफ आपका प्रॉपर विजिबल रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि ग्राफ दिखाई ना पड़े या इतना बड़ा हो जाए कि आप पेपर में ही आप करना है। अब मैं फटाफट जरा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बता दूं, देखिए
करेक्शन मैंने कुछ कर दिए हैं, कहीं और करेक्शन होगा तो मैं साथ में बता दूंगी। एम इन्होंने जो लिखा था उसमें थोड़ा सा करेक्शन है, और ज़्यादातर प्रेफर करिए ये वाला एम दिया जाता है आपको, टू डिटरमाइन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूजिंग सिंपल पेंडुलम। ठीक है, फिर आप इसमें देंगे एपरेटस यूज्ड, यानी क्या क्या एपरेटस आपने यूज़ किया है उसका नाम लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन आप चाहें एपरेटस का दे सकते हैं। फिर आपकी थ्योरी आ जाएगी, फ्रॉम द फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2π√L/g ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हम इस तरीके से यहाँ पर निकाल पाते हैं। ये हो गया यहाँ तक की थ्योरी। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज में उसी थ्योरी का कंटिन्यूएशन है, वो लिख लीजिएगा। देन आपको प्रोसीजर जैसा कि साथ साथ एक्सप्लेन भी किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रेडियस ऑफ द बॉब इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग इट्स डायमीटर विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, now one end of the thread is tied to the hook of the bob, another end of the thread is tied to the stand passing through the piece of cork. The radius of the bob is added to the distance between the stand and the bob, which is found with the help of the meter scale, by which the effective length of the pendulum is calculated. यहाँ मैंने लिख दिया है कि effective length का मतलब क्या है। length of the thread, effective length means length of the thread प्लस हुक ऑफ द पेंडुलम प्लस रेडियस ऑफ द बॉब। ठीक है, ये तीनों चीज़ें ऐड करोगे तो इफेक्टिव लेंथ बन जाता है। नाउ एग्जैक्टली बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बॉब, ठीक है, अ लाइन इज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ चॉक ऑन द फ्लोर विच इज नोन एज द गाइडेड लाइन। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे का प्रोसीजर है। द ऑसिलेशन इज स्टार्टेड बाय स्लाइटली डिस्प्लेसिंग द बॉब टू आइदर साइड। द स्टॉप वॉच इज स्टार्टेड व्हेन द बॉब पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। द टाइम फॉर सम डेफिनेट नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज नोटेड। ठीक है, द टाइम पीरियड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नोन टाइम, ठीक है, with the number of oscillations. The same experiment is repeated again and again by increasing the length of the thread by 10 सेंटीमीटर। ठीक है, या जैसा आपको सहूलियत हो। उसके बाद फिर ये रीडिंग इन्होंने लिखी है। मैंने कहा था ज़रूरत नहीं है इस तरीके से अलग से लिखने की, आप डायरेक्ट टेबल में लिख सकते हैं। फिर लीस्ट काउंट आप निकाल लेंगे वर्नियर कैलिपर्स का, और नेक्स्ट पेज में आ जाइए जहाँ आपने टेबल बनाई है। इसमें इन्होंने टेबल ड्रॉ नहीं की है। आप याद रखिएगा कि प्रॉपर टेबल ही आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, है ना, लाइन खींच करके प्रॉपर टेबल ड्रॉ करके आप जब लिखते हैं तो सही से आता है। और ये ऊपर जैसे मैंने अभी हिंदी वाले में एक्सप्लेन किया था वैसे ही करेक्शन भी आपको करना है। पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसलिए दोबारा नहीं करूँगी। यहाँ पे भी सेम करेक्शन होने हैं जो भी मैंने पीछे करेक्शन दिए हैं, जैसे यूनिट नहीं लिखी है, डिवीज़न ऑफ द वर्नियर स्केल, है ना, ऐसे करके ये सारे करेक्शन आप यहाँ पे कर लेंगे। तो ये वाली स्केल से आप निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मिड नहीं मीन, ये मिड नहीं होता, ये मीन होगा, मीन डायामीटर। ओके, मीन डायमीटर आपका यहाँ से आप निकाल लेंगे, डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। और उसके बाद फिर आप अगली टेबल बनाते हैं जो टाइम पीरियड के लिए है, इफेक्टिव लेंथ के लिए है। इसको भी प्रॉपर टेबल बना करके ही आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये टेबल आप बनाएंगे और फिर इस टेबल से एल कैलकुलेशन मेथड से L/T² आप पहले निकालेंगे। ये रहा आपका L/T², है ना, कैलकुलेशन मेथड से आप निकालेंगे इसमें पहले, और फिर ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे। तो कैलकुलेशन मेथड से निकालेंगे, यहाँ पर आपका स्मॉल g निकल जाएगा। फिर उसका आप निकालेंगे परसेंटेज एरर निकाल लेंगे, और उसके बाद आप ग्राफिकल मेथड से भी इसमें निकालेंगे, जैसा कि आपको हमने ग्राफ से समझाया है, उसकी भी एरर आप कैलकुलेट कर लेंगे। देन लास्ट में आपको प्रिकॉशंस भी देने हैं, प्रिकॉशंस भी लिखने कंपलसरी होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए
कि आज हम लोगों ने देखा कि हम सिंपल पेंडुलम को यूज़ करके स्मॉल जी यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कैसे निकालेंगे, कैसे हम एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से लिखेंगे, कैलकुलेशन को डिस्कस किया। फिर भी अगर कहीं आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस स्पेशल प्रॉब्लम को लेकर के अलग से वीडियो दे करके फुल डिस्कशन करूँगी। आज के वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस देखते रहिए। आज की वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।